नमस्कार और स्वागत है आप सबका अध्याय 11 के विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन और उसके व्याख्यान के दूसरे सत्र में। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सत्र में किया था, 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा की थी। विद्रोह का ढर्रा, संचार के माध्यम, विद्रोह की बनावट, साक्ष्यों के आधार, नेतृत्व और संगठन पर चर्चा की गई थी। और आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अफवाहों और भविष्यवाणियों पर, और इसके साथ देखेंगे कि लोग इन अफवाहों में क्यों विश्वास करते थे, और उसके साथ अवध के विद्रोह और तालुकदारों और सैनिकों पर उसके प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफवाहों और भविष्यवाणियों से। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता था। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडर कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शास्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही को पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका, और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवाया था। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ एक आशय का भय और शक बन गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झंझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की रिपोर्ट भी आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोगों को अफवाहों पर विश्वास क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों को शुरू करके भारतीय समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों को अपनाया। भारतीय समाज के वर्गों के सहयोग से उन्होंने अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जो पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं को पढ़ाते थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा जैसे रीति रिवाजों को समाप्त करके और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति के लिए कानून स्थापित किए।
अंग्रेजों ने प्रशासन की अपनी प्रणाली, अपने स्वयं के कानून और भूमि बस्तियों और भूमि राजस्व संग्रहण के अपने तरीकों को पेश किया। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीजों की कद्र करते थे या जिसे पवित्र मानते थे, चाहे उसे राजे रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो या कुछ भी हो, अंग्रेज उन सबको खत्म करके हृदयहीन, पराई और दमनकारी नीतियां लाना चाहते थे। 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता करने के लिए चलिए अवध का जरा अध्ययन करते हैं, क्योंकि वह भी एक भव्य नाटक का बड़ा केंद्र बना। अवध में विद्रोह की व्यापकता के क्या कारण थे, देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में यह निर्णय ले लिया था कि किसी न किसी बहाने से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। 5 साल के बाद उसने इस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। यद्यपि अवध अंग्रेजों का मित्र राज्य था, लेकिन वहां की जमीन नील और कपास की खेती के लिए बहुत उचित थी। इस इलाके को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया कि वो शासन अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से अवध की जनता को गहरी भावनात्मक चोट पहुंची। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास को और भी बल मिला। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथ में दे दी गई थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही काम किया जाए। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता चला गया। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी और भी बढ़ती चली गई। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन 1 सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुए क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। सहायक संधि की प्रावधानों पर भी हम चर्चा करते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन अंग्रेज अपनी सहयोग की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की जाएगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था भी करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकता है और ना ही अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लिया जाएगा। ये गद्यांश इस घटना को संदर्भित भी करता है। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, जाने आलम से बिछड़ने पर। मतलब इस कथन का नेतृत्व किसने किया था और इसके क्या परिणाम हुए? लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया था कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला सकते। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे।
मगर सच ये है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप कर रहे थे। कानपुर तक उनके पीछे पीछे चले गए। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया था और लिखा, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया, अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लई लीनो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और भी बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्ची, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। अवध सिपाहियों का भी असंतोष बढ़ा। देखते हैं किस प्रकार। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी ना मिलने के कारण काफी असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल भी हुआ करते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध भी करते थे, उनके साथ तलवारबाजी भी किया करते थे और उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। उनमें से तो बहुत सारे बखूबी हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति से काफी वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी कद्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा बहुत सामान्य हो गई थी। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता चला गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध रहे थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से तो बहुत सारे ब्राह्मण या उच्च जाति के भी थे। बल्कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता रोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ रहा था। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से एक विद्रोह ने एक अलग रूप धारण कर लिया। तो चलिए करते हैं अब कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में क्या कहा था? दूसरा प्रश्न, 1801 में अवध में जो सहायक संधि थोपी गई उसके क्या प्रावधान थे? तीसरा प्रश्न, सहायक संधि 1798 में किस लॉर्ड द्वारा जारी की गई? चौथा प्रश्न, अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी? पांचवा प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध के अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष किस प्रकार देखा गया? छठा प्रश्न, अवध के नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति, संगीतकार, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? सातवां प्रश्न, अवध के अधिग्रहण से तालुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा? आठवां प्रश्न, 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते किस प्रकार बदल चुके थे?
और अब प्रश्नों की श्रृंखला के बाद समय है कुछ गतिविधियों का, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ का। चलिए करते हैं गतिविधि नंबर 1। शतरंज के खिलाड़ी चलचित्र में, मतलब मूवी में, अवध के नवाब की जीवनी का चित्रण किया गया है। उस वृत्तचित्र के आधार पर अवध के नवाब और उसकी संस्कृति के चित्रण को किसी नए तरीके से पेश कीजिए। दूसरी गतिविधि, सोचिए अगर अवध के नवाब वाजिद अली शाह झांसी की रानी की तरह अंग्रेजों से विद्रोह करते तो क्या होता। तीसरी गतिविधि, अफवाहों ने उस समय क्या भूमिका निभाई। और इन गतिविधियों के साथ हम आ पहुंचे हैं इस सत्र के अंत पर। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनमें से कुछ गतिविधियों को आप ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार और धन्यवाद।